नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संध्या जैन, व्याख्याता एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसके पहले सेशन में हमने जो पढ़ा था उसके अभ्यास के प्रश्न दिए थे। उन प्रश्नों को हम आज फिर से देखेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न था, अंतर्विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? अंतर्विवाह पद्धति यानी अपने गोत्र के अंदर विवाह करना। अंतर्विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? अपने गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह पद्धति कहलाती है। दूसरा प्रश्न था बच्चों, बहिर्विवाह का अर्थ क्या है या बहिर्विवाह पद्धति का क्या अर्थ है? अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। आप लोगों ने शायद इनके उत्तर लिख लिए होंगे, फिर भी एक बार पुनः हम इनके आंसर आपको बताते हैं। तीसरा प्रश्न था, शादी के बाद स्त्रियों को किसका गोत्र अपनाना पड़ता था? यानी शादी के बाद स्त्रियों को किसका गोत्र अपनाना पड़ता था? तो यहाँ उत्तर है, शादी के बाद स्त्रियों को पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? तो कुल तथा जाति का अर्थ संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों या वंश के एक बड़े समूह के लिए होता है। और इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो वर्ण व्यवस्था में कुल 4 वर्ण होते हैं। और अगला जो प्रश्न था, वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वणिक शब्द का प्रयोग व्यापारियों के लिए किया जाता है। बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन, अगले पॉइंट की ओर। हमारा पॉइंट है अक्षत्रिय राजा। बंधुत्व, जाति और वर्ग के अंतर्गत अक्षत्रिय राजा में सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। यहाँ मुख्य रूप से ये बताया गया है कि अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। उसमें सबसे पहला मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। इसके बाद आता है शुंग और कर्ण वंश, यानी शुंग और कर्ण जो हैं मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने भी बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया। इसके बाद संस्कृत में संभवतः आरंभिक अभिलेखों में प्रसिद्ध शासक राजा रुद्रदामन का वर्णन मिलता है। इन शासकों द्वारा दूसरी शताब्दी में सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से ये शक राजा थे, प्रसिद्ध शक राजा हुए, जिन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार कराया। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि क्षत्रियों के अलावा भी हमारे देश में अन्य राजा हुए हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत यहाँ जाति जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण मात्र 4 थे और जातियों की संख्या कोई निश्चित नहीं थी। जातियां जो होती थी
वो एक जीविका या व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और साथ में उन्हें कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। यानी अलग-अलग जीविका या व्यवसाय करने वाले लोगों की अलग-अलग श्रेणियां यहाँ बना दी जाती थी। यहाँ पर मंदसौर यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणियों का वर्णन मिलता है। यानी ये श्रेणियां, रेशम बुनकरों की श्रेणियां उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। इसके अलावा यहाँ मंदसौर में जो दसपुर नामक स्थान जाना जाता है, वहाँ पर ये श्रेणियां पाई गई हैं। अब हम यहाँ देखेंगे वणिकों की स्थिति। वणिकों शब्द का उपयोग बच्चों हमने पहले भी बताया था, व्यापारियों के लिए किया गया है। तो वणिकों की स्थिति क्या थी? संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। तो व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है और अन्य स्रोतों में भी ये देखने में मिलता है। जैसे यहाँ दिया गया है शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में जो नायक थे चारुदत्त, उनको भी ब्राह्मण वणिक बताया गया है। और 5वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग एक अभिलेख में 2 भाइयों को वणिक, क्षत्रिय वणिक बताया गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया। तो वणिकों की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी। अब हम बात करेंगे रेशम बुनकरों के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी पहले देखा था कि मंदसौर के पास दसपुर में रेशम के बुनकरों का उल्लेख किया गया है। तो रेशम बुनकरों ने क्या किया? तो रेशम बुनकरों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, एक अंश है संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धत है कि कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम था जो कानों को प्रिय होता है, और साथ में कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी श्रेष्ठ हैं, और कुछ लोग ऐसे थे निग्रह रखने वाले जो वैदिक थे, खगोल शास्त्र में भी पारंगत थे। यानी रेशम बुनकरों में भी कुछ लोग अलग अलग कलाओं में पारंगत थे, कुछ संगीत में, कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठानों में, और कुछ निग्रह रखने वाले वैदिक जो थे वो खगोल शास्त्र में पारंगत थे। अब हम बच्चों देखेंगे 4 वर्णों से परे एकीकरण। 4 वर्णों से परे एकीकरण उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी उपमहाद्वीप में बहुत सारे ऐसे भी समुदाय रहे हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन पर इन विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उस समय के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे वन प्रांतर में बसने वाले कुछ लोगों के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं पाठ्य पुस्तक में, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। यहाँ पर यायावर पशुपालकों के समुदायों को भी लिया गया है। इसके अलावा कृषि कर्मियों को भी लिया गया है। इसके अलावा असंस्कृत भाषी लोगों को भी लिया गया है। यानी संस्कृत समुदाय में बहुत से ऐसे लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है कि जो शिकार करके, कंदमूल संग्रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। और इन्हीं में से एक उदाहरण निषाद वर्ग से एकलव्य का जुड़ा माना जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न आता है, महाभारत से संबंधित है, द्रौपदी के प्रश्न। द्रौपदी के प्रश्न ये उस समय की बात है कि ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। यानी जब द्रौपदी को महाभारत के समय, कृतकीड़ा के समय उनको दांव पर लगाया गया, तो उन्होंने कुछ प्रश्न युधिष्ठिर से किए थे। उसमें पहला प्रश्न ये था कि उन्हें दांव पर लगाने से पहले
क्या वो स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं, और साथ में ये भी कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं। और अगला ये था कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। तो इस प्रकार से इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। इस प्रकार से ये इस बात को इंगित करता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए। यानी इस प्रकरण से ऐसा लगता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए। अब आता है पॉइंट बच्चों, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा के अंतर्गत हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर दास जो होते थे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। यानी जन्म से परे जो संसाधन, जिनके पास जितने संसाधन होते थे, जिनकी उन्हीं संसाधनों के आधार पर उनकी प्रतिष्ठा होती थी। तो जो दास होते थे और जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर होते थे, शिकारी होते थे, मछुआरे होते थे, पशुपालक किसान होते थे, या ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्थान अपना प्राप्त था। यानी कार्य के स्थान से, कार्य के हिसाब से उनको अपना अपना अलग अलग स्थान प्राप्त था। अब बच्चों हम देखेंगे संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार था वर्ण, और उसी के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे में पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाता था। यानी माता पिता के बाद जो भी जायदाद या संपत्ति होती थी, उनका सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाता था। यह एक बात पाठ्यपुस्तक में और दी हुई है कि बड़े पुत्र को या ज्येष्ठ पुत्र को संभवतः ज्यादा हिस्सा दिया जाता था। इसके अलावा अगला यहाँ है, स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। यानी उस समय, प्राचीन समय में स्त्रियां जो थी वो पैतृक संसाधन में या पैतृक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्रियों को सिर्फ वही अधिकार था जो विवाह के समय उनको उपहार मिलते थे, उन्हीं पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और उसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। यानी उसे स्त्री धन कहा जाता था। यानी विवाह के समय जो उनको उनके माता पिता से या वर पक्ष की ओर से, ससुराल वालों से जो उपहार दिए जाते थे, जो भेंट दी जाती थी, या परिचितों के द्वारा जो उपहार दिए जाते थे, वो सब उपहार उस पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और उसे स्त्री धन कहा जाता था। अब बच्चों आता है यहाँ पर स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे उस समय। सबसे पहले अपन देखते हैं पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जित करने के यहाँ 7 तरीके बताए गए हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। इसमें सबसे पहला विरासत, यानी पुरुषों को जो विरासत से मिला है, अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है, वो उनकी संपत्ति कहलाएगी। इसके बाद वो जो खोज करते हैं, उन्होंने स्वयं अपने बल पर जो खोजा है, जो पाया है, वो उनकी संपत्ति है। फिर कुछ खरीदना, यदि उन्होंने कुछ खरीदा है तो वो उनकी संपत्ति
अर्जित करने का तरीका है। इसके अलावा विजित करके यानी किसी से जीता हुआ धन, ये भी उनकी संपत्ति अर्जित करने का एक तरीका है। फिर निवेश करके यानी कहीं पर भी अपने धन को लगाकर उससे और अधिक धन पैदा करना। इस प्रकार से सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके भी पुरुष अपने लिए संपत्ति अर्जित कर सकते थे। तो ये 7 तरीके, विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश और कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके, ये 7 तरीके थे जिन 7 तरीकों से पुरुष जो है उस समय संपत्ति अर्जित कर सकते थे। इसके बाद अब स्त्रियों के लिए दिया हुआ है कि स्त्रियां कैसे संपत्ति अर्जित करती थी। तो स्त्रियों के लिए यहाँ पर संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए हुए हैं। स्त्रियां किस किस प्रकार से संपत्ति अर्जित करती थी, तो यहाँ सबसे पहला दिया हुआ है वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधू गमन के समय मिली भेंट। इसके बाद स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, साथ ही परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। ये स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके थे और इन सब पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्त्रियों का ये स्त्री धन कहलाता था। इन स्त्रियों का इन पर अपना स्वामित्व होता था। यानी अग्नि के फेरे के समय, वधू गमन के समय जो उसे भेंट मिलती थी, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों या कोई उनके भाई हों, माता पिता हों, स्नेह के प्रतीक के रूप में उन्हें जो उपहार देते थे वो सब स्त्री की संपत्ति माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में यानी उसके पहले जो उनको शादी के पहले जो भेंट उनको उनके रिश्तेदारों ने दी हो वो भी उनकी संपत्ति कहलाती थी, और उसके शादी के बाद या विवाह के बाद जो अनुरागी पति द्वारा उन्हें जो कुछ दिया गया हो वह भी उनकी संपत्ति मानी जाती है। अब हम देखेंगे बच्चों वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो वर्ण और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार था वर्ण। संपत्ति पर अधिकार का जो आधार था वो वर्ण था। वर्ण के अनुसार संपत्ति का अधिकार लोग रखते थे। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ पर साहित्यिक परंपरा जो हमारे यहाँ रही है उस साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों का वर्णन मिला है, राजाओं का वर्णन मिला है, जिससे ये ज्ञात होता है कि राजा जो होते थे अधिकतर धनी चित्रित होते थे। यानी राजा जो थे वो अधिकतर धनी होते थे और पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर साहित्यिक परंपरा के अलावा और भी अन्य सभी जो वर्णन मिलते हैं इतिहास में, उन सभी में राजाओं को और पुरोहितों को धनी ही दर्शाया गया है। इसी प्रकार वर्ण संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही यहाँ एक बात दी हुई है कि बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में संपत्ति को लेकर समाज में विषमता मौजूद थी, लेकिन ये विषमता जो थी वह विषमता या ये भेद जो कहना चाहिए, ये भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी, यानी बने हुए नहीं आए थे और ना ही ये स्थायी रूप से रहे। यानी इनको किसी भी प्रकार से कोई अपने भेद को मिटा सकता था, यानी अपने आप से अपनी मेहनत से संपत्ति अर्जित कर सकता था, संपत्ति पर अधिकार कर सकता था, संपत्ति प्राप्त कर सकता था। तो ये भेद जो है संपत्ति पर जो अधिकार के भेद हैं वो नैसर्गिक भी नहीं थे और ना ही स्थायी थे। इसके अलावा बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। यानी बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा की जाती थी उसको अस्वीकार किया। एक यहाँ वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा की बात हम करेंगे। वो वैकल्पिक रूपरेखा भी संपत्ति को लेकर है, संपत्ति में भागीदारी को लेकर ही है। यहाँ दिया हुआ है कि अपनी संपत्ति के आधार पर
सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करना, यानी उस समय जो है लोग बाग अपनी संपत्ति के आधार पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या समाज में संपत्ति के आधार पर उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाती थी। समाज में और भी अन्य संभावनाएं थी। समाज में दानशील आदमी का सम्मान होता था, और यहाँ ये भी बताया गया है कि कृपण व्यक्ति अथवा जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था वो घृणा का पात्र होता था। यहाँ ये बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थी। सरदार अपनी प्रशंसा में गाने वाले जो चारण होते थे, कवि होते थे, आश्रयदाता होते थे, उन सभी को दान देते थे। तो इस प्रकार से जो दान देता था उन सरदारियों का आपस में सम्मान होता था। तमिल भाषा में के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें, यानी जिसको जो जरूरत हो वो जरूरतमंद लोगों को अपने धन का दान करें और आपस में मिल बांट कर उसका उपयोग करें। बच्चों, हमने अभी तक जो पॉइंट पढ़े हैं एक बार हम उनका फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अक्षत्रिय राजा। इसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, कर्ण वंश और शक शासक रुद्रदामन का भी वर्णन हमने पढ़ा था। इसके अलावा अगला था हमारा जाति और सामाजिक गतिशीलता, कि जाति किस प्रकार जन्म पर आधारित थी और जातियां एक जीविका या व्यवसाय से जुड़ी रहती थी, और साथ में कभी कभी श्रेणियों को संगठित भी किया जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा था वणिकों की स्थिति। वणिकों यानी व्यापारियों की उस समय व्यापारियों की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर व्यापारियों की स्थिति में हमने देखा था संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया, और यहाँ शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम में नायक चारुदत्त को भी वणिक बताया गया। इसके अलावा हमने रेशम के बुनकरों का भी जिक्र किया था कि रेशम बुनकरों ने बाद में क्या किया या क्या क्या कार्य करते थे। तो संगीत से भी प्रेम रखते थे, धार्मिक अनुष्ठानों में भी श्रेष्ठ थे, और साथ में कुछ निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में भी पारंगत थे। इसके अलावा द्रौपदी के प्रश्न भी देखे। महाभारत कालीन द्रौपदी ने कौन कौन से प्रश्न किए थे। 4 वर्णों से परे एकीकरण भी देखा, और जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, इस पॉइंट को भी हमने पढ़ा था। और विशेष रूप से हमने संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के जो भिन्न अधिकार होते हैं वो अधिकार भी पढ़े। वर्ण और संपत्ति के अधिकार में किस प्रकार से किन वर्ण को किस प्रकार संपत्ति पर अधिकार होते थे, और स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित करते थे, इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। और वर्ण और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत बौद्ध धर्म की मान्यता भी हमने पढ़ी। बच्चों, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं गृह कार्य। इसी के अंतर्गत जो हमने आज पढ़ा है उससे हमने कुछ प्रश्न निकाले हैं। तो पहला प्रश्न है, रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिला है। पहला प्रश्न बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिला है। दूसरा प्रश्न है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे। दूसरा प्रश्न, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे। तीसरा प्रश्न है, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। ये सभी प्रश्न हम अगले सेशन में आपसे इन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।